वेरी गुड मॉर्निंग ऑल मेरी स्टूडेंट्स, दिस इज प्रद्युम्न और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बिजनेस स्टडीज। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम। आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम में हमने नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, ठीक है ना, और उसके साथ में ऑब्जेक्ट क्लॉज, ये सारे क्लॉज साथ में रीड कर लिए थे। यहाँ पे लायबिलिटी और कैपिटल क्लॉज भी उसके अंदर इंक्लूडेड थे स्टूडेंट्स। तो हमने इसके बारे में बहुत डीप में बेसिक में नॉलेज ले ली थी, ठीक है ना। तो आज हम न्यू अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, उसी में पॉइंट नंबर 2 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान होगा हमने स्टार्ट किया था इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। क्या स्टार्ट किया था? इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ओके, डॉक्यूमेंट जो हमने स्टार्ट किए थे उसमें फर्स्ट था क्या? आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम, और ये है सेकेंड पॉइंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ओके, अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हम यहाँ समझने वाले हैं। आर्टिकल बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में, ठीक है ना। आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम के आगे बनता है। इसमें कुछ बेसिक चीजों के बारे में बस ध्यान देना होता है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। जैसे द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन contains the rules and regulation relating to the internal management of the affairs of a company। मीन्स जो भी एक कंपनी होती है उस कंपनी के जो भी इंटरनल मैनेजमेंट होता है, इंटरनल मैनेजमेंट में भाई कौन कौन लोग आते हैं जरा समझना। डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर्स, एम्प्लॉइज, ये सारे के सारे लोग किस में आते हैं? कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट। अब जो लोग इंटरनल मैनेजमेंट में आए तो इनके लिए भी तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आप ध्यान रखिएगा कंपनी के एक्सटर्नल पर्संस के लिए नहीं किए जा सकते। जैसे एक्सटर्नल कौन कौन होते हैं? जैसे क्रेडिटर्स हुए, डेबिटर्स हुए, ये सारे के सारे लोग कौन होते हैं? कंपनी के एक्सटर्नल पर्संस। ओके, अब इंटरनल और एक्सटर्नल में तो हमें बात क्लियर हो गई। अब इंटरनल और एक्सटर्नल में हमने बेसिक समझ लिया। अब बात करेंगे हम इंटरनल ठीक है ना। इंटरनल वाले भाई अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, ठीक है ना, और शेयर होल्डर्स हैं, मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं। अगर इनके लिए हम एक रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या लार्ज कंपनीज को मेंटेन करना इजी होगा? बिल्कुल भी नहीं। समझे भाई, कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने अकॉर्डिंग करेंगे, कुछ अपने अकॉर्डिंग, सारे अपने अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, अपनी अपनी मर्जी से काम करेंगे, सारी मर्जी के मालिक बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए क्या किया गवर्नमेंट ने? बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या करते हैं? रिलीज करते हैं मार्केट के अंदर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जैसे ही रिलीज होगा तो क्या होगा? उसकी कुछ कंडीशंस निकल के सामने आएंगी, उन कंडीशंस को सबको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम इनकी कंडीशंस के ऊपर, ठीक है ना। हमने नेक्स्ट पॉइंट भी रखा हुआ है कंटेंट्स ऑफ द आर्टिकल। अच्छा, इसका सेक्शन और सबसेक्शन क्या था? एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने बात की इसके कंटेंट्स की। कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल, कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल की जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स गिवन है। हम इन पॉइंट्स को बस फटाफट से एक बार में समझते चले जाएंगे। याद करने की जरूरत नहीं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बस मेरे साथ समझो अच्छे से। अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी आपको स्टूडेंट्स उतना ही अच्छा समझ में आएगा, उतनी इजीली याद भी हो जाएगा। बस मेरे साथ बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, एक एक पॉइंट को क्लियर समझना है। कोई पॉइंट आपको प्रॉब्लम करे, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप मुझे बताओ, मैं उस पॉइंट को फिर से रिपीट करूंगा, किसी भी लेक्चर में कवर करूं। अलग से लेक्चर भी मुझे अगर क्रिएट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, तो मैं अलग से लेक्चर आपको दूंगा। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, एक्सक्लूजन होली और इन पार्ट ऑफ टेबल एफ। तो यहां पर जो टेबल एफ का पार्ट है उसको या तो हम एक्सक्लूड करते हैं, या तो पूरी तरीके से या फिर एक पार्ट में, ठीक है। और इन पार्ट यानी कि यहां पर ये देखो, ध्यान रखिए, और इन पार्ट एंड होली, या तो पूरी तरीके से हटा दो या पार्ट में हटाओ। टेबल एफ, टेबल एफ में क्या है? टेबल एफ में एओए मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी को शेयर से लिमिटेड करना, ठीक है ना। इसको या तो हम पूरी तरह से हटा देंगे या थोड़ा पार्टली हटाएंगे, मतलब आधा रख लो आधा हटा दो। नेक्स्ट पॉइंट आता है जर्नल मीटिंग। जर्नल मीटिंग क्या होता है ये समझने की बात है। जर्नल मीटिंग कोई भी एक कंपनी होती है, हर कंपनी को साल में एक बार
मीटिंग अरेंज करना मैंडेटरी होता है, जिसमें सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर्स को इंक्लूड किया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर जनरल मीटिंग में क्या है कि जो भी कंपनी है उसके बेसिक डिसीजंस लिए जाते हैं, उनपे क्या किया जाता है, थॉट प्रोसेस अगेन किया जाता है, जो भी डिसीजन चेंज करनी है उनको किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर एंड वैल्यू ऑफ शेयर। भाई कंपनी में हमने आपको बार बार एक बात बताई, ऐसा तो नहीं है कि अगर हमने कंपनी स्टार्ट कर दी, ऑथराइज्ड कैपिटल के लिए हम परमिशन ले आए, अब जितनी मर्जी हम उतनी शेयर्स मार्केट में इश्यू करते रहे, इट्स नॉट पॉसिबल, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हमें यह देखना है कि हमें कितने शेयर, नंबर्स की बात करेंगे तो कितने शेयर मार्केट में इश्यू करने हैं, और वैल्यू ऑफ शेयर की बात करेंगे तो उस एक शेयर की हम वैल्यू कितनी रखें, ठीक है ना। इसको हम कहां पे अपना कैलकुलेट करेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। याद रखिएगा कंपनी बनती है तो उसके हर पहलू पर कोई ना कोई रूल हमें मैंडेट करना पड़ता है। अगर हम रूल मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपस में डिस्प्यूट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अलॉटमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं पहले ये समझते हैं, उसके बाद अलॉटमेंट तो आपको पता भी होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। प्रेफरेंस शेयर का मीन होता है भाई शेयर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है इक्विटी, ठीक है ना, और सेकंड होता है प्रेफरेंस। अब प्रेफरेंस में क्या होता है भाई, जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले डिविडेंड दिया जाएगा प्रेफरेंस वालों को फर्स्ट नंबर पे, क्योंकि इनको पहली प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है ना, और इक्विटी वालों को सेकंड। भाई आपके घर में एक बच्चा होशियार होता है, एक बच्चा कमजोर होता है, तो जो पढ़ने में वीक होता है उसको सेकंड प्रेफरेंस देते हैं पेरेंट्स, और जो अच्छा होता है पढ़ने में उसको क्या देते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। क्यों, कहते हैं देखो ये अच्छा बच्चा, ये अच्छा पढ़ता है तो इसके जैसे बनो। होता है कि नहीं होता, सबके घरों में होता है। चलिए ठीक है ना, तो अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर को पहले एक तो डिविडेंड मिलता है, प्लस उन पर पहले से परसेंट डिसाइड होता है कि आपको जो भी आपने कैपिटल मार्केट में लगाई है, अपनी कंपनी में लगाई है, उसका एक सर्टेन परसेंट मिलेगा। हो सकता है वो 7% हो सकता है 8 हो सकता है 9 हो सकता है 10 हो, जो भी परसेंट हो कंपनी पहले से ही क्लियर कर लेती है, उनको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। और इक्विटी कौन से होते हैं, इनमें पहले से परसेंट मेंटेन नहीं होता है, इनमें नहीं पता कितने परसेंट मिलेगा, बट जो भी प्रॉफिट बचता है वो सारा का सारा इक्विटी वालों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एक्चुअल में जो ओनर्स माने जाते हैं वो इक्विटी वाले माने जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अलॉटमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात की हमने, तो प्रेफरेंस शेयर जिनके पास होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको हम क्या करेंगे, शेयर्स अलॉट करेंगे, ठीक है। इसके सिलसिले में भी यहाँ क्या कर लेते हैं हम लोग, अपने रिटेन में रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंटेन करते हैं। अलॉटमेंट ऑफ शेयर, भाई प्रेफरेंस वालों को अलॉट कर दिए तो इक्विटी वालों को भी करने पड़ेंगे, उनके लिए भी भाई कुछ रूल्स बना लेते हैं। प्लस कॉल्स इन शेयर मींस जो शेयर होते हैं, शेयर हमने 10 रुपए का मान लो मार्केट में इश्यू किया, अब जरूरी थोड़ा ना है कि एक शेयर पे 10 रुपए का है और एक के पास कितने शेयर हैं, 100 शेयर्स हैं, तो अब सारे के सारे 100 शेयर्स पे हम 10 रुपए एक बार में मांग ले, नहीं, इसको हम पार्ट में मांग लेते हैं। कैसे, पहले हम कहते हैं लाओ भाई अभी 2 रुपए के हिसाब से पैसे दो, 200 रुपए ले आओ, फिर कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब एक काम करो 3 रुपए के हिसाब से पैसे दो, 300 रुपए ले आओ, फिर हम कहते हैं कि चलो अब 4 रुपए के हिसाब से पैसे लो, ठीक है। इस टाइप से हम कॉल्स मांग सकते हैं। 1 रुपए बचेगा लास्ट में, 1 रुपए कभी भी मांग लेंगे एक शेयर पे, तो 100 रुपीज बचे। तो इस टाइप से ये अलग अलग जो पार्ट्स में पैसे मांगे जाते हैं इसको बोलते हैं कॉल्स, है ना। तो कॉल्स ऑन शेयर, हम किस कॉल से हम पैसे कैसे मांगेंगे। चलिए, लाइन इन शेयर, है ना, यहां पर क्या होता है कि भाई शेयर के हमने कॉल्स पेमेंट कर दिए, भाई पेमेंट कर दोगे उसके बाद क्या आप शेयर्स नहीं मांगोगे, सर ऐसा भी कभी होता है ना। हम तो अगर टिक्की के पैसे भी नहीं देते, पहले खा लेते हैं उसके बाद तो हम पैसे देते हैं, और आप कह रहे हो कि पैसे दे दो और क्या नहीं मांगो, शेयर्स मत मांगो। बस बिल्कुल सेम चीज है, आपने पेमेंट किया तो अब आप क्या करो, अपना अधिकार मांग लो भाई, है ना, कि ये शेयर मेरे हैं मुझे दे दो, ठीक है, आप शेयर्स ले लेंगे यहां पे। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। जो शेयर्स हैं उनको ट्रांसफर करने का भी तो राइट होता है। याद करो मैंने आपको पढ़ाया था पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी।
पब्लिक कंपनी में क्या होता था कि आप ओपन मार्केट में अपने शेयर्स किसी को भी ट्रांसफर कर सकते थे, किसी को भी सेल कर सकते थे और उसको इन कैश में कन्वर्ट कर सकते थे। बट अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। प्राइवेट कंपनीज में वही भाई शेयर होल्डर्स ही लिमिटेड है, 200 मैक्सिमम, मिनिमम 2, ठीक है ना। वो जो 200 शेयर होल्डर्स भी होंगे वो भी एक दूसरे को जानते होंगे, बिना परमिशन के शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते शेयर होल्डर। तो ध्यान रखिएगा, इसका भी हम क्या करते हैं, अपने यहाँ पर कोई ना कोई रूल ही बनाएंगे भाई, ठीक है ना, उसके बारे में मेंशन करेंगे। चलिए नॉमिनेशन, भाई शेयर होल्डर है, क्या उसको नॉमिनी की जरूरत नहीं पड़ती? सर आजकल तो खातों में भी तो नॉमिनी मांग लेते हैं, आप फिर भी नॉमिनेशन की बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहां पर नॉमिनेशन की बात। नेक्स्ट है फॉरफीचर ऑफ शेयर। भाई आप सोचिए, ये कॉल्स थी, जरा यहां देखेंगे सारे के सारे ये कॉल्स थी। अब हम फॉरफीचर की बात कर रहे हैं, इन्होंने मांग ली इतनी सारी कॉल्स, और आप हैं, जैसे आपने स्कूल की फीस नहीं पे की, वैसे ही आपने क्या किया, ना इसकी लास्ट कॉल पे की, ना ये कॉल पे की, ना ये कॉल पे की, आपने केवल एप्लीकेशन के दे दिए 2 रुपए, ठीक है ना, बाकी की कॉल नहीं की, ठीक है ना। फिर क्या होगा स्कूल में, आपका नेम जो था उसको स्कूल क्या करेगा, काट देगा, लो, ठीक है ना। तो बस कंपनी ने भी यही किया, आपके शेयर छीन लिए, ठीक है ना। क्या किया, फॉरफीच को बोलते हैं छीन लेना, हरण कर लेना। तो आपसे आपकी शेयर्स वापस छीन लिए कंपनी ने कि पेमेंट करो शेयर ले जाओ, नहीं पेमेंट करो तो हम शेयर नहीं देने वाले। इसके बाद और भी पॉइंट है, हम उनको भी समझ लेते हैं फटाफट से। अल्टरेशन ऑफ कैपिटल, ठीक है ना, इसमें क्या है कि कैपिटल जो है उसको कन्वर्ट करना। नेक्स्ट पॉइंट है बाई बैक, मतलब आपको शेयर्स तो दे दिए कंपनी ने, अब उनको शेयर्स वापस से बाई कर ले कंपनी, है ना, इसको बोलते हैं बाई बैक। शेयर सर्टिफिकेट, शेयर आपको इश्यू कर दिए, क्या इसका सर्टिफिकेट आपको मिलना चाहिए? हाँ सर मिलना चाहिए, हमारा राइट है शेयर्स के सर्टिफिकेट लेने का, तो बिल्कुल आपको सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा। नेक्स्ट है ऑडिट कमिटी। हर कंपनी में ऑडिट कमिटी 2 टाइप की होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले समझो एक्सटर्नल कौन सी होती है, अगर हम एक्सटर्नल समझ लेंगे तो इंटरनल भी समझ आ जाएगी। अब इंटरनल जो कमिटी होती है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, इंटरनल कमिटी में जो कंपनी के इंटरनल पर्संस होते हैं, ठीक है ना, वो कंपनी का पहले ऑडिट कर लेते हैं कि काम सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, कंपनी फ्रॉड तो नहीं कर रही, बाकी के एम्प्लॉइज फ्रॉड तो नहीं कर रहे, उनको बोलते हैं इंटरनल ऑडिट कमेटी। बट अगर कंपनी के बाहर कोई पर्सन्स हैं जो कंपनी को ऑडिट करने आते हैं, जैसे गवर्नमेंट भेजती है, वो उन पर्सन्स को बोलते हैं हम एक्सटर्नल ऑडिट कमेटी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट है मीटिंग एंड रूल्स रिगार्डिंग कमेटी। मतलब कोई भी कमेटी है जो अपनी कंपनी में जो भी कमेटी मेंबर्स हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि रोज रोज उनको बुला लिया जाए कि सर आइए मीटिंग करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नहीं, इसके रिलेशन में भी हम क्या करेंगे भाई, एक रूल्स जनरेट कर लेंगे कि हम इतने इतने टाइम में क्या करेंगे, मीटिंग लेंगे, ठीक है ना। तो बस उसी के अकॉर्डिंग हम मीटिंग लेंगे, जिससे प्री प्लान जो भी हमारी कमेटी के मेंबर्स होंगे वो प्री प्लान के साथ, तैयारी के साथ आएंगे हमारे पास मीटिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है वोटिंग राइट एंड प्रॉक्सी। भाई कोई भी डिसीजन लेना है उसके लिए वोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? हाँ सर, वोट तो किया जाएगा। जब वोट किया जाएगा इन सब चीजों के लिए, तो क्या करेंगे भाई, कभी कभी क्या होता है कि वोट करना है, 15 लोग हैं, लेकिन 15 में से 5 लोगों के क्या है, कोई अर्जेंट काम लग गया, वो नहीं आ सकते। उस सिचुएशन में वो 5 पर्सन एक लेटर लिखेंगे कंपनी के नाम पे और एक अपने बिहाफ पे किसी और को भेज देंगे। तो जिसको अपने बिहाफ पे भेजेंगे वो कौन होगा, प्रॉक्सी होगा। ध्यान रखना है इस कीवर्ड को कि प्रॉक्सी कौन होता है। भाई जो कंपनी का शेयर होल्डर है वो कंपनी में नहीं आ पा रहा है मीटिंग में, तो उसने अपने बिहाफ पे किसी अदर पर्सन को भेज दिया लेटर लिख के, उसको बोलेंगे प्रॉक्सी। और प्रॉक्सी का भी वोट का उतना ही राइट होगा जितना उस शेयर होल्डर का राइट होता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, और एक शेयर होल्डर मैक्सिमम 1 वोट कर सकता है अपनी कंपनी के अंदर, है ना। ऐसा नहीं है कि एक शेयर होल्डर है उसके
40% शेयर है तो वो 40% वोट कर सकता है? नो, उसकी काउंटिंग केवल 1 वोट तक होगी। और जो प्रॉक्सी है उसका, वो भी अगर वोट करता है तो उसकी भी काउंटिंग केवल 1 वोट तक होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। बाकी के जितने की पॉइंट्स हैं इसके हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और अगर आपको कोई भी पॉइंट कहीं प्रॉब्लम कर रहा है मुझे बताएं, मैं उस पॉइंट को दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।